Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 5, the Vedic age, means Vedic Yug. So let's start the new chapter. With the arrival of Aryans during 1500 BC to 600 BC, India took a step forward from a pastoral nomadic life to a settled life. This was made possible due to surplus agricultural production. Along with the progress in economic life, political and social life also advanced. अब आर्यंस के आने के साथ ही 1500 BC से लेकर 600 BC के दौरान में भारत ने आगे की ओर कदम बढ़ाया और जो उनकी देहाती और खाना बदोश लाइफ थी उसको सेटल किया। और उसके बाद उन्होंने इसके अतिरिक्त जो है कृषि उत्पादन भी किया, जिसके साथ उनको काफ़ी सुधार, उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लाइफ जो है वो काफ़ी एडवांस्ड हो गई। द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का स्रोत। द हिस्ट्रियंस हैव divided the Vedic age into two periods. The periods of 1500 to 1000 BC is termed as early Vedic period, Rig Vedic period, and 1000 to 600 BC is termed as the later Vedic period. Why is this period called the Vedic age? It is because our main source of information about this period comes from the four Vedas. They are the Rig Vedas, Samved, Yajurveds, and Arthaved. The four Vedas give a lot of information about the Aryans and their religion, society, and culture. अब सूचना के स्रोत में जो इतिहासकार थे उन्होंने वैदिक एज को, यानी कि वैदिक काल को दो समय काल में बांटा। और जो समय काल था वो था 1500 से लेकर 1000 BC तक, और ये एक बहुत ही अर्ली वैदिक पीरियड था। ठीक है, तो इसे ये और दूसरा इसे ऋग्वेद भी कहा जाता था। एंड दूसरा जो था वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक का समय था, जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता था। यानी अर्ली वैदिक पीरियड यानी आगे का समय, और लेटर वैदिक पीरियड यानी कि बाद का समय। तो इसे जो है वैदिक एज यानी कि वैदिक काल क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो था वो हमारा सूचना का मुख्य स्रोत था। और इस समय में क्या है, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ये जो 4 वेद हैं वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देते थे आर्यंस के बारे में, उनके धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में। The early Vedic period 1500 BC to 1000 BC, the advent of Aryans, means प्रारंभिक वैदिक काल और आर्यों का आगमन। It is generally believed that the Aryans were nomadic people who lived in Central Asia. They were mainly cattle rearers who were always on move. A group of these people entered India around 1500 BC and first settled down around the region of Punjab. यानी कि अगर देखेंगे हम आमतौर पर तो ये विश्वास किया जा सकता है कि जो आर्यंस हैं वो खाना बदोश जीवन था उनका, और वो सेंट्रल एशिया में जो कि रहते थे। और इनका जो मेनली व्यवसाय था वो जो कैटल रियरर्स था, यानी कि वो मवेशियों को चराते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और ये लोग जो है वो ग्रुप्स में ही इन्होंने भारत में एंटर किया 1500 BC में, और ये सबसे पहले आकर जो है पंजाब क्षेत्र में सेटल्ड हो गए। दे केप्ट ऑन कमिंग इन ग्रुप्स। द आर्यंस हु केम टू इंडिया एंड सेटल डाउन केम टू बी नोन एज द इंडो आर्यंस। अब जो वे ग्रुप्स में आए थे, ठीक है, और आर्यंस जो हैं जब भारत में आए तो वो अपने आप को सेटल्ड कर रहे थे, और सेटल होने के बाद वो इंडो आर्यंस के नाम से जाने गए। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का जीवन। इनिशियली द आर्यंस लिव्ड इन द विलेजेस। देयर प्राइमरी लॉयल्टी वाज टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव क्लैंस।
The village was called Gram. They lived in extended joint families or kula, comprising of uncles, aunts, nephews, and cousins. The head of the family was the most senior male member called Grahapati. अब यहाँ पर जो आर्यंस थे वो गांवों में रहते थे और बहुत ही ईमानदारी से मतलब जो उनका क्लैन होता था यानी कि जो मेन लीडर होता था घर का, ठीक है, तो वो बहुत ईमानदारी से अपने घर को चलाता था और गांव को ग्रामा कहा जाता था, ग्राम। तो ये लोग जो है बड़ी हुई मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे जो कि काफ़ी बड़ी होती थी और उसे कुल भी कहा जाता है जिसमें अंकल, आंटी, भतीजे, कज़न्स वगैरह भी शामिल रहते थे, चाचा चाची, इस तरह से पूरी जॉइंट फैमिली होती थी, सभी लोग उसमें शामिल रहते थे। और जो घर का हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, जो घर का हेड होता था, वो मेल मेंबर गृहपति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, विमेन वर रिस्पेक्टेड एंड नो रिलीजियस सेरेमनी वॉज कंप्लीट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ऑफ द फैमिली. They could offer religious offering and sacrifices along with their husbands. Many hymns of Rig Veda have been composed by women, indicating that some of them received good education. There are no evidences of child marriage in Rig Veda, and the practice of widow remarriage have been mentioned. Women could attend political assemblies. All these practices suggest that women enjoyed high status in the society. अब वुमेन जो है उन्हें काफ़ी आदर सम्मान दिया जाता था और जो रिस्पेक्टेड होती थी वुमेन्स, और कोई भी जैसे कि धार्मिक सेरेमनी होती थी वो वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के बिना कंप्लीट नहीं होती थी। फैमिली की वुमेन्स है उसमें पार्टिसिपेशन करती थी, शामिल होती थी। और जैसे कोई भी धार्मिक पूजा या कोई भी सेक्रीफाइसेस, त्याग होता था, वो हस्बैंड के साथ में ही करती थी। काफ़ी सारे भजन हैं ऋग्वेद में जो कि कंपोज किए जाते थे विमेंस के द्वारा और वो गुड एजुकेशन उससे प्राप्त होती थी। और ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो कि चाइल्ड मैरिज का यानी बाल विवाह का जो ऋग्वेद में मिला हो। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो विधवा विवाह जो किया जाता था वो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, होती नहीं थी वहाँ पर। उस समय काल में इनका भी अभ्यास नहीं किया जाता था। तो वुमेन्स जो हैं वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक असेंबलीज भी अटेंड करती थी और वो प्रैक्टिस करती थी। वुमेन्स जो है इंजॉय करती थी समाज में एक हाई स्टेटस, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाता था समाज में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। Politically, Aryans were divided into tribes or janas. Each tribe was headed by a king called Rajan. This was not hereditary position. The Rajan was selected by the members of his tribe, and king was the protector of his tribe. He protected his cattle, fought wars, and offered prayers to gods on behalf of the tribes. Senapati was in charge of the military responsibilities and the Prohita was given the responsibilities of managing religious duties. अब राजनीति में क्या होता था, आर्यंस को डिवाइड किया गया था ट्राइब्स में यानी कि जनजाति में और जन में, ठीक है। तो जो ट्राइब्स है, जनजाति का जो हेड होता था वो राजा होता था जिसे राजन कहा जाता था और ये अनुवांशिक पोजीशन नहीं होती थी। राजा का जो चुनाव होता था वो जो जनजाति के मेंबर्स होते थे उनके द्वारा होता था। जो राजा है वो सुरक्षा करता था अपनी प्रजाति यानी जो जनजाति है उनकी ट्राइब्स की रक्षा करता था और साथ ही साथ जैसे कभी लड़ाई हो जाती या उनके जो मवेशी थे तो उन्हें युद्ध से भी वो बचाता था यानी कि, और साथ ही साथ प्रेयर भी की जाती थी भगवान के बिहाफ पर ट्राइब्स की तरफ से। सेनापति जो है वो इंचार्ज होता था मिलिट्री का और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती थी सेना की, और पुरोहित जो होता था उसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी जो भी धार्मिक ड्यूटीज़ होती थी वो निभाने की। द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज डेमोक्रेटिक एंड द मेंबर्स ऑफ द जाना took part in decision making through two popular assemblies, Sabha and Samiti. While Samiti consisted of all the people of the villages,
The Sabha was an assembly of selected people, perhaps the council of elders. In the beginning, the kings got voluntary offerings called Bali from the people. Only when the Aryans were fully settled and could produce surplus agriculture, the regular system of taxation evolved. राजनीतिक जो सिस्टम था वो एक लोकतांत्रिक सिस्टम था और जिसमें जो मेंबर्स होते थे उन्हें जन कहा जाता था, वो भी हर एक डिसीजन में हिस्सा लेते थे और दो पॉपुलर असेंबलीज होती थी, सभा और समिति। तो जब समिति को कंसिस्ट किया जाता था लोग जो गांव के विलेज के लोग होते थे उनमें, और सभा जो असेंबली होती है उसमें सेलेक्टेड पीपल्स होते थे। शायद जो काउंसिल का हेड होता, जो एल्डर्स होते थे उनको वो बनाते थे। शुरुआत में राजा जो है वो स्वैच्छिक भेंट बलि जिसको कहा जाता है वो लोगों से प्राप्त करता था, और आर्यंस जो होते थे वो सेटल्ड होते थे और उसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि का उत्पादन भी किया था और वो जो रेगुलर टैक्स होता था वो भी पे करते थे। The king did not maintain any regular or standing army, and in times of war he organized a people's army or military. But as kingdom became more powerful economically, gradually regular standing armies were set up. अब राजा जो है वो बिल्कुल भी रेगुलर मेंटेन नहीं करता था, एनी रेगुलर मेंटेन नहीं करता था कोई भी रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी को। और जब युद्ध के समय में तो वो क्या है ऑर्गेनाइज़ करता था लोगों की आर्मी और मिलिट्री, ठीक है। और जो उनका राज्य होता था वो काफ़ी पावरफुल होता था आर्थिक रूप से, तो वो रेगुलर में स्टैंडिंग आर्मी सेटअप करके रखता था। अपनी गांव की जो मतलब लोगों की आर्मी होती थी वही तैयार करता था।